हाय। आज के इस वॉलेटाइल और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंडेबल है कि कंपनीज के इनपुट कॉस्ट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कंपनीज हैं जो ये हाई प्राइसेस को कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर पा रही हैं और कुछ हैं कि हाई कंपटीशन और लो प्राइसिंग पावर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही हैं। लो प्राइसिंग पावर कंपनीज का इस मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी ही इस हाईली कंपेटिटिव बिजनेस अरीना में किसी कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ का सीड सो करता है। और प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स होते हैं, जिनमें से एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन या सिंपली नेट मार्जिन। ये एक ऐसा रेशियो है जो मेजर करता है कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स रेवेन्यू। ये मैट्रिक इन्वेस्टर्स को ये असेस करने में मदद करता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी एबिलिटी रखती है सेल्स से प्रॉफिट जनरेट करने में आफ्टर कवरिंग द ऑपरेटिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी के प्राइमरी प्रोडक्ट को बनाने में जाता है वो, और ओवरहेड कॉस्ट के अंडर रेंट, यूटिलिटीज, फ्रेट चार्जेस और एम्प्लॉय पेरोल जैसे कॉस्ट हेड्स आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर किसी भी लो प्राइसिंग पावर वाली कंपनी जिसके प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी लो हैं, तो बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद भी हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते लॉस रिकॉर्ड कर सकती हैं। इसलिए इंक्रीजिंग रेवेन्यू के साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इंडिया के 5 की सेक्टर्स से एक कंपनी जिनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट मार्जिन्स उस सेक्टर में सबसे ज्यादा रहे हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा और जिनका 5 इयर्स का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, IT, FMCG, ऑटो, फार्मा सेक्टर्स की वो कंपनीज को सिलेक्ट किया है जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 28 जुलाई 2022 को मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। बाय द वे, ग्रो आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और अगर आप चंडीगढ़ या रांची में हैं तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में हम कल यानी कि 29 जुलाई को 6 बजे आ रहे हैं चंडीगढ़ और परसों यानी कि 30 जुलाई को 6 बजे आ रहे हैं अमृतसर में। बाकी डिटेल्स जानने के लिए और रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहले FMCG से। इस सेक्टर में हम इमामी लिमिटेड की बात करने वाले हैं। इमामी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनीज में से है जो पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी के 300 से भी ज्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कई फेमस ब्रांड्स भी मौजूद हैं जैसे कि नवरत्न, बोरोप्लस, फेयर एंड हैंडसम और जंडू। कंपनी की केश किंग ब्रांड के थ्रू आयुर्वेदिक हेयर केयर सेगमेंट में भी प्रेजेंस है। इमामी की 3250 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 4.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स में रीच है जो उनके वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्रूफ है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस विद अराउंड 60 कंट्रीज है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 28.28% है। इमामी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाने पर एक सस्टेन्ड फोकस। कंपनी ने 8000 एडिशनल रूरल टाउन्स को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ऐड किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही उन्होंने मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स यानी कि सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स को भी एक्सपैंड किया है। 40 सिटीज और 3300 आउटलेट्स से ज्यादा की कवरेज के कारण इमामी अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने में भी कामयाब रही है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए 31,000 नए आउटलेट्स भी खोल लिए हैं और ई-कॉमर्स की मदद से भी उनके रेवेन्यूज को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है। इमामी के लिए एक बड़ा रिस्क है डिमांड में पोटेंशियली आने वाला स्लो डाउन। हाई इन्फ्लेशन के कारण नियर टर्म में कंपनी के मार्जिन्स हिट होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के रिसेंटली एक्वायर्ड आयुर्वेदा ब्रांड केश काला और बोरोप्लस का परफॉर्मेंस लेस दैन एक्सपेक्टेड रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं।
हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेंगे। ये कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है। बजाज ऑटो 79 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी दुनिया की 4th लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, और साथ ही में दुनिया की लार्जेस्ट 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर भी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.32% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका मोटरसाइकिल सेगमेंट और 3 व्हीलर सेगमेंट में हेल्थी मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। मार्केट में स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, एडिक्वेट प्रोडक्ट मिक्स और रॉबस्ट एक्सपोर्ट्स के चलते कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली KTM ब्रांड में 48% स्टेक एक्वायर किया था। KTM ब्रांड स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में अपनी सेल्स ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट जंप शो किया है। इंडिया का 2 व्हीलर मार्केट काफी ज्यादा कंपेटिटिव है। इस सेगमेंट में अराउंड 12 प्लेयर्स हैं, जिसमें होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स जैसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स भी शामिल हैं। वैसे तो कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से हेल्दी मार्केट शेयर बनाए रख पाने में सफल रही है, लेकिन इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कंपनी के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रखना मुश्किल हो सकता है। इस इंडस्ट्री में रेगुलेशंस और मैक्रो ट्रेंड्स के भी काफी इम्पैक्ट विजिबल रहते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस सेक्टर में हम बात करेंगे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिन और वैक्सीन्स के रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। ये एक लीडिंग MNC फार्मा कंपनी है जिसके पास इंडियन फार्मा मार्केट का लगभग 3% मार्केट शेयर है। पेरेंट एंटिटी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन UK कंपनी में 75% स्टेक होल्ड करती है। कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। VMN का मतलब हुआ विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.62% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उन्हें अपने पेरेंट कंपनी के नए प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन का मिलता हुआ एक्सेस। GSK PLC 59 से भी ऊपर वैक्सीन्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स पर R&D कर रही है, और उन्होंने ऑलरेडी इनमें से करीब 20 नए प्रोडक्ट्स को 2026 तक लॉन्च करने का प्लान किया है। इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का एक्सेस होना इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। हालांकि कंपनी ने नए साल की शुरुआत थोड़ी स्लो की है। फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने लोअर दैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। इसके पीछे का एक रीजन है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का पेन थेरेपी सेगमेंट से रेवेन्यू 21% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और हार्मोन्स थेरेपी से 9% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ वैक्सीन सेगमेंट के सेल्स भी काफी फ्लैटिश रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी के सेल्स में लगातार गिरावट नजर आ रही है, जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा इंडिया की ग्रोथ में एक स्लो डाउन इंडिकेट करता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। फोर्थ सेक्टर है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि VFSI, जहां पर हम बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। कंपनी बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व दोनों में ही 30% से ज्यादा स्टेक होल्ड करती है। इसके साथ साथ उनकी दूसरी कंपनीज जैसे कि महाराज स्कूटर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मुकुंद लिमिटेड, हरक्यूलीज, होइस, मुकुंद इंजीनियर्स एक्सेट्रा में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। सेक्टोरली देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कुछ इस तरह हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 77.29% है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसकी सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनीज बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो दोनों ही कंपनीज के बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं, और वो आगे जाके भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कंफर्टेबल लिक्विडिटी, हाई क्रेडिट रेटिंग्स और एडिक्वेट प्रोविजन बफर उसे एक सॉलिड बिजनेस बनाती है। प्रोविजनिंग यानी कि वो अमाउंट जो बैंक अपने प्रॉफिट्स या इनकम से निकाल कर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कवर करने के लिए रखती है। बजाज ऑटो की बात करें तो उनके नए लॉन्चेस, एक्सपोर्ट्स और बढ़ता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक की ड्राइवर बन सकता है उनके ग्रोथ के लिए।
बजाज होल्डिंग्स इन दोनों ही कंपनीज के स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी से भी काफ़ी बेनिफिट करती है, लेकिन क्योंकि कंपनी अपने मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए अपनी होल्डिंग्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है, तो फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आने पे बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो की अर्निंग्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर थ्रेट आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम की वजह से डिविडेंड्स कम डिक्लेयर हुए या नहीं हुए, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बजाज होल्डिंग्स के मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। आखिरी सेक्टर जिसकी आज हम बात करेंगे वो है आईटी। इस इंडस्ट्री से हम बात करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर की। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन की इंडियन सब्सिडरी है। कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 45.42% है। कंपनी की एक ही स्ट्रेंथ है उनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अमेरिका से 35%, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से 33% और एशिया पैसिफिक से 32% रेवेन्यू डिराइव करती है। इसकी वजह से कंपनी को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री और कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर तो कंपनी दूसरे नेशंस के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से सस्टेन कर पाएगी। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 10 साल में 24% CAGR का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है और पिछले 5 साल में 27%। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न्स मिल रहा है वो बताता है। कंपनी के लिए एक वीक पॉइंट है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से पुअर सेल्स ग्रोथ शो किया है। कंपनी ने पिछले 10 साल में सिर्फ 5% और लास्ट 5 ईयर्स में सिर्फ 3% का सेल्स ग्रोथ CAGR क्लॉक किया है। कंपनी इतने लो सेल्स ग्रोथ पर भी अच्छे प्रॉफिट्स, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से दे पा रही है। कंपनी पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली अबव 40% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। बढ़ते एट्रिशन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते ये देखना जरूरी होगा कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर इन मार्जिन्स को सस्टेन कर पाती है या नहीं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जो अपने सेक्टर में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.